हाय एवरीवन, मैं रंजीत कुमार ज्ञानवान टेक्निकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं फिर से मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आया हूं। आई होप मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप पीछे के लेक्चर देख रहे होंगे और कंटिन्यूअस लेक्चर देख करके ही, प्रीवियस लेक्चर देख करके ही आगे के लेक्चर को कंटिन्यू कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा आराम से। ठीक है ना। चलिए, आप अगला लेक्चर में हम लोग मैकेनिक्स के यूनिट 1 लेकर के आगे बढ़ रहे थे और कहाँ तक हम लोग देख लिए थे वो देखते हैं। ये सब हो गया था आपका, ये सब हो चुका था। इलास्टिक बॉडी, ठीक है ना, इलास्टिक बॉडी तक हम लोग आए थे और ये आपका जो है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल बॉडी के बारे में हम समझा चुके हैं पहले। ठीक है ना, बहुत पहले समझा चुके हैं कि 1 डायमेंशनल बॉडी क्या होगा, कौन होगा, 2 डायमेंशनल बॉडी क्या होगा, 3 डायमेंशनल बॉडी क्या होगा। इसमें हम बात किए थे कि ये डिपेंड करता है डायमेंशन पे कि किसी बॉडी का किस तरह किस साइड के डायमेंशन को इग्नोर किया गया है। यानी कि जनरली किसी बॉडी को 3 डायमेंशन में माना जाता है। ठीक है ना, जनरली किसी बॉडी का 3 डायमेंशन होते हैं उसके लंबाई, चौड़ाई एंड मोटाई, ये मान के चलिए। ठीक है ना, 3 डायमेंशन, एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, 3 डायमेंशन मिलाने पर एक स्पेस तैयार हो जाता है। ठीक है ना, आज जानने वाले हैं स्पेस क्या होता है। ठीक है, बॉडी तो हम जान ही रहे हैं। ठीक है ना, बॉडी हम लोग जान ही गए कि आपका 3 डायमेंशन होता है, 1 डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन होता है। थोड़ा सा इस पर बात कर ले हम, उसके बाद हम बात करेंगे, फिर से चर्चा करेंगे आगे के पॉइंट्स को। हालांकि ये सब हो चुका है। ठीक है, 1 डायमेंशन बॉडी में हम बात किए थे कि सबसे पहले हम अपना एक्सिस तैयार करते हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड इधर आपका हो गया जेड एक्सिस। ठीक है ना, अब देखिए इस एक्सिस को हम लोग तैयार कर लिए। हम लोग का अपना बनाया हुआ फ्रेम है, हम लोग का अपना बनाया हुआ फ्रेम है। इसमें हम किसी बॉडी को लान करके यहाँ रखेंगे। अगर उस बॉडी को यहाँ रखने पर उसका लंबा एक्स के तरफ भी दूरी मिलता है, वाई के तरफ भी दूरी मिलता है और जेड के तरफ भी दूरी मिलता है, तो इस तरह के बॉडी को हम लोग मानते हैं 3 डायमेंशनल बॉडी। 3 डायमेंशनल बॉडी, जैसे कि देखिए 3 एक ग्लोब है आपका। ठीक है ना, ये अभी आपका 3 डायमेंशनल बॉडी है। इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाके रखेंगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट भी मिलेगा और जेड कोऑर्डिनेट में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास इधर से भी लेंथ है, इधर से भी लेंथ है और इधर से भी लेंथ है, तीनों तरफ से। तो ये आपका है 3 डायमेंशनल बॉडी। 2 डायमेंशनल बॉडी कौन होगा आपका? 2 डायमेंशनल बॉडी जैसे कि प्लेट वगैरह। ठीक है ना, प्लेट हो गया, पेपर हो गया, ये सब क्या हो गया, इसे बोर्ड हो गया, 2 डायमेंशनल बॉडी। ठीक है ना, और हम एक बात ये भी किए थे कि ये मानने के ऊपर है, हम लोग इसका बोर्ड का थिकनेस को इग्नोर करेंगे एज विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ एंड हाइट। लेंथ एंड हाइट इतना ज्यादा है कि इसका थिकनेस उसके रिस्पेक्ट में कम है, तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, तब 2 डायमेंशनल बॉडी कहलाने लगता है। जनरली ये मान के चलिए कि हम लोग के द्वारा बनाया गया फंक्शन है। ठीक है ना, 3 डायमेंशन सेलेक्ट करते हैं और हर बॉडी को लाने के यहाँ पे फिट कराते हैं। जिस बॉडी का केवल लेंथ है, जिस बॉडी का केवल लेंथ आप कंसीडर कर रहे हैं, केवल लेंथ ही इसका कंसिडरेबल है, वही बॉडी ऐसे रड है जो ऐसे एक्स के तरफ है, तो केवल इसका एक्स के तरफ वाला लेंथ को हम लोग काउंट कर रहे हैं। बाकी वाई एंड जेड के तरफ वाला लेंथ एक्स के तरफ वाला लेंथ के कंपैरिजन में निगलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं तो बॉडी है 1 डायमेंशनल। मान लीजिए बढ़ करके ऐसे हो गया, यही एक्स और वाई के तरफ वाला को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, एक्स और वाई के तरफ वाला को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जेड के तरफ अभी ये पतला है, तो इसका 2 डायमेंशन कंसीडर किया जा रहा है, तो ये कहलाता है 2 डायमेंशन बॉडी। 2 डायमेंशन बॉडी। और अगर यही मोटा गया, ऐसे यही ऐसे मोटा हो गया, ठीक है, कैसे मोटा हो गया, आपका क्यूब बन गया, ऐसे मोटा हो गया, तो अब इसका तीनों डायमेंशन को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। ये आपका है जेड, ये आपका है जेड, एक्स, वाई एंड जेड, लंबाई भी, ऊंचाई भी, चौड़ाई भी और मोटाई भी, तीनों आ गया, तो ये हो गया आपका 3 डायमेंशन बॉडी। इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले चुके हैं, पीपीटी में आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है ना, इस पर बहुत चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। कुछ इसके एग्जांपल्स वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं। 1 डायमेंशन के लीनियर फिगर हो गया, लेंथ मेजरमेंट 1 डायमेंशन का लगेगा 1D फिगर। एग्जाम्पल के लिए आपको दिया रोप, वायर, ये सब रोप, रस्सी, ठीक है ना, वायर, तार वगैरह। ठीक है ना, उसका लेंथ इंपॉर्टेंट है। 2 डायमेंशन बॉडी में आपको दिया हुआ है 2D लेमिनार, ठीक है ना, प्लेनर फिगर जो आप बनाए, ठीक है ना, एक प्लेन पर डायग्राम वगैरह बना, प्लेनर फिगर, रियल फिगर। देखिए एग्जांपल के रूप में आप देखिएगा तो स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया और बहुत सारा आपका हो गया, सर्कुलर प्लेट हो गया, ये सब आपका होता है 2 डायमेंशनल बॉडी।
थ्री डायमेंशनल बॉडी में आपका क्यूब है, क्यूबॉइड है, इसका एग्जांपल कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए इस पर बहुत चर्चा किए थे कि वन डायमेंशनल बॉडी, टू डायमेंशनल बॉडी में, थ्री डायमेंशनल बॉडी में क्या अंतर है और इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, अपने ऊपर मानने के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू लेक्चर को करते हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पर बात करेंगे जो बेसिकली आपको पॉलिटेक्निक के सिलेबस में पूछा जाता है डिफिनेशन के रूप में, ठीक है ना, डिफिनेशन के रूप में। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पार्टिकल का। व्हाट इज पार्टिकल? पार्टिकल के बारे में पूछा जाता है, क्या होता है पार्टिकल। यहाँ पर आपको डिफिनेशन लिखा हुआ है, क्या होता है पार्टिकल। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे बॉडी के बारे में और बॉडी में देखे कि किसका लेंथ केवल है वन डायमेंशन, जिसके पास लेंथ और विड्थ दोनों है टू डायमेंशन, जैसे पेपर, प्लेट वगैरह, ठीक है ना। और जिसके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मोटाई सब है तो वो कहलाता है आपका थ्री डायमेंशन। लेकिन ये पार्टिकल क्या है? अब पार्टिकल हम लोग बात करेंगे डायमेंशन पर कि हमने अभी हर बॉडी को डिफाइन किया था एक एक्सिस के अंदर में, एक एक्सिस के अंदर में, वाई, एक्स एंड जेड, ये तीन एक्सिस है। ये तीनों एक्सिस के अंदर में जिसका लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और मोटाई भी हो जेड के तरफ, तो ऐसा बॉडी कहलाता था आपका थ्री डायमेंशन। इसमें हम लोग लाएंगे, डिफाइन करेंगे पार्टिकल को कि पार्टिकल क्या होता है। पार्टिकल होता क्या है? ऐसा पॉइंट देखिएगा, ऐसा पॉइंट देखिए, ऐसा बॉडी, हालांकि वो बॉडी नहीं होता है, ठीक है, जिसका ना एक्स कोऑर्डिनेट मिले, ना एक्स के तरफ लेंथ मिले, ना वाई के तरफ लेंथ मिले, ना जेड के तरफ लेंथ मिले। सुनिएगा ध्यान से, पार्टिकल मानने के ऊपर है। हम क्या कर रहे थे कि वन डायमेंशन बॉडी भी मानने के ऊपर है, टू डायमेंशन बॉडी ही मानने के ऊपर है, थ्री डायमेंशन ही मानने के ऊपर है। अगर इस कलम का केवल लेंथ का आप इंपॉर्टेंस देते हैं, बाकी सबको इग्नोर कर देते हैं कैलकुलेशन में, अपना पढ़ाई में, जिसमें जहां पर इसको यूज कर रहे हैं, तार को, वायर को, वायर के लेंथ को केवल इंपॉर्टेंस देते हैं, इसका डायमीटर, इस सबको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं बनाते टाइम, डिजाइन करते टाइम, तो ये वन डायमेंशन बॉडी है, ठीक है। ठीक उसी तरह मेरा ये हाथ है, ये टू डायमेंशन है। अगर हम इसके लंबाई और चौड़ाई के रिस्पेक्ट में इसका मोटाई को इग्नोर कर दे तो ये टू डायमेंशन बॉडी हो गया। क्या हो गया आपका? टू डायमेंशन बॉडी हो गया। टू डायमेंशन बॉडी का एक्स के तरफ लेंथ रहता है, वाई के तरफ भी लेंथ मिलता है, जेड के तरफ को मिलता तो है लेकिन इग्नोर कर देते हैं हम लोग, मानते हैं कि नहीं है एज कंपेयर टू इन दोनों के कंपेरिजन में वो बहुत छोटा है इसलिए इग्नोर कर देते हैं, तो टू डायमेंशन बॉडी कहलाता है मानने के ऊपर। उसी तरह पार्टिकल कौन है? पार्टिकल कौन है? पार्टिकल कौन है? पार्टिकल एक ऐसा आपका बॉडी होता है, ठीक है ना, जिसका ना लेंथ होता है, ना एक्स के तरफ कोई लेंथ मिलता है, ना वाई के तरफ, ना जेड के तरफ, तीनों के तरफ इसके डायमेंशन को इग्नोर कर दिया जाए, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पार्टिकल बोलते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल इज ए बॉडी, पार्टिकल इज ए बॉडी ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत छोटा वॉल्यूम। हम लोग किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उसमें एक ऐसा बॉडी मिला जिसका वॉल्यूम बहुत छोटा है, ना उसका एक्स के तरफ का लेंथ मेजर तो कर रहे हैं, वाई की तरफ मेजर कर रहे हैं, जेड की तरफ मेजर कर रहे हैं, लेकिन तीनों तरफ का जो लेंथ है ना, इतना छोटा अमाउंट में, इतना छोटा वैल्यू में है कि अदर डायमेंशन और अदर जो वहां पर बॉडी यूज हो रहा है उस सब के तुलना में इग्नोरेबल है, इसके तीनों डायमेंशन इग्नोरेबल है। तो उस कंडीशन में हम उस बॉडी को बोल देते हैं कि पार्टिकल, ठीक है ना। ऐसे आप पार्टिकल खोजते चलिएगा तो मिलेगा नहीं कहीं, क्योंकि पार्टिकल डिफाइन है कि अगर यहाँ पर बड़े बड़े बीम कॉलम से घर बनाया जा रहा है और यहाँ पर छोटा सा एक बालू का छोटा सा कण आ गया तो उसको क्या कहेंगे? छोटा सा बालू का एक पॉट वाला बॉडी है, ठीक है, उसको क्या करें? इस सब की तुलना में वो पार्टिकल है, क्योंकि इस सब के बड़े बड़े डायमेंशन है, इसके पास लेंथ बड़ा है, विड्थ बड़ा है, थिकनेस बड़ा है। और बालू के एक कण के पास क्या है? सैंड के कण के पास क्या है? ना उसका एक्स के तरफ वाला मेजर करने में कर तो सकते हैं, माइक्रो लेवल बहुत छोटा है, सब तरफ तीनों डायमेंशन तरफ वाला बहुत छोटा है, तो इस तरह के बॉडी को बोला जाता है पार्टिकल, ठीक है ना, पार्टिकल, ठीक है। द इनफाइनाइटली स्मॉल वॉल्यूम एंड मास ऑफ पार्टिकल इज कंसीडर एज, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से, मास ऑफ पार्टिकल इज कंसीडर एट ए पॉइंट, पूरे पार्टिकल के मास को एक पॉइंट पर मानते हैं कि सब यहीं पर है, एक पॉइंट पर है, क्योंकि उसका डायमेंशन है ही नहीं, ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टिकल। हाँ देखिएगा, अब कितना छोटा रहेगा तो पार्टिकल होगा ये डिफाइन नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो काम चल रहा है वहां पर और सब बॉडी बड़े बड़े हैं और एक छोटा पार्टिकल है, ठीक है ना,
अब जब वहां पर सब छोटे छोटे हैं तो उसमें भी बहुत छोटा होगा, उसमें भी बहुत छोटा होगा, जो इन लोगों के कंपेरिजन में इग्नोरेबल होगा वही पार्टिकल कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो पार्टिकल के कोई नियम कैटेगरी नहीं बनाया गया है। आप अगर उसके तीनों डायमेंशन इग्नोर करने लायक है, इग्नोर कर देते हैं तो आपके लिए उस समय वो पार्टिकल है। ठीक है, चलिए, पार्टिकल का हो गया परिभाषा। देखिए, पार्टिकल क्या था जी, तीनों डायमेंशन नहीं था उसका, तीनों डायमेंशन इग्नोरेबल था, एकदम छोटा सा था, तीनों डायमेंशन इग्नोरेबल था, तो वही बॉडी पार्टिकल बन गया था। ठीक है, इसका मतलब है कि पार्टिकल बॉडी ही होता है। ठीक है, ऑल पार्टिकल आर बॉडी, बट ऑल बॉडी आर नॉट पार्टिकल। ये पार्टिकल है तो बॉडी ही तो है वो, उसका डायमेंशन तीनों इग्नोरेबल है, बॉडी ही तो था वो, लेकिन सब बॉडी पार्टिकल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा बॉडी जिसका डायमेंशन इग्नोरेबल नहीं है तो पार्टिकल थोड़ी बनेगा। ठीक है, लेकिन सब पार्टिकल बॉडी ही है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल बॉडी से ही तो बनाया गया है, उसका तीनों डायमेंशन इग्नोर करके। तो पार्टिकल है तो बॉडी है, लेकिन बॉडी है तो पार्टिकल है ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर एक कलम आ गया हाथ में, ये पेन है, तो इसका लेंथ इग्नोरेबल नहीं है, ये बॉडी तो है लेकिन पार्टिकल नहीं है। ठीक है, लेकिन इस मान लीजिए एक छोटा सा बालू का कण ले लिया हाथ में, ठीक है, तो उसका तीनों डायमेंशन इग्नोर आप कर रहे हैं अभी मेजरमेंट के लिए, क्योंकि पेन के सामने या बीम सब के सामने वो है ही क्या, तो वो पार्टिकल है। ठीक है ना, लेकिन वो बॉडी भी है, पार्टिकल है तो बॉडी भी है। क्यों? क्योंकि बॉडी का ही एक ऐसा कंडीशन जिसका तीनों डायमेंशन इग्नोर करने लायक है, पार्टिकल कहला जाता है। ठीक है, तो ऑल पार्टिकल आर बॉडी बट ऑल बॉडी आर नॉट पार्टिकल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑल बॉडी आर नॉट पार्टिकल, क्योंकि बालू के छोटे छोटे कण पार्टिकल हैं तो बॉडी ही हैं। क्यों? क्योंकि उस तरह का बॉडी जिसको तीनों डायमेंशन इग्नोरेबल है, पार्टिकल कहा गया। लेकिन 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 सब बॉडी पार्टिकल नहीं है, वही बॉडी पार्टिकल है जिसका तीनों डायमेंशन इग्नोरेबल है। जिसका तीनों में से कोई भी एक डायमेंशन अगर इग्नोरेबल नहीं है तो वो बॉडी पार्टिकल नहीं। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पार्टिकल क्या होता है। ये पूछता है जी, ये सब डिफिनेशन आपके पूछे जाते हैं, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। अगला है आपका पार्टिकल हो गया, पार्टिकल हो गया। अगला स्पेस, व्हाट इज अ स्पेस। इंपॉर्टेंट सब डिफिनेशन है। स्पेस क्या होता है, स्पेस क्या होता है। ठीक है, हम लोग अपने स्टडी के लिए जो एक फ्रेम तैयार करते हैं, देखिएगा, स्पेस इज ए ज्योमेट्रिकल रीजन इन विच स्टडी ऑफ बॉडी इज इन्वॉल्व्ड। देखिए, स्पेस को ध्यान से समझिएगा। स्पेस एक ज्योमेट्रिकल रीजन होता है, हम लोग खुद डिफाइन करते हैं स्पेस को। जैसे कि मान लीजिए कि आपका पटना में कहीं पर कोई गाड़ी मोशन कर रहा है, उसका मोशन का स्टडी करना है, तो आप उसके लिए रिफरेंस बनाए। रिफरेंस मतलब वो गाड़ी, पटना इतना बड़ा शहर है मान लिया, और गाड़ी यहाँ से चल करके हनुमान मंदिर से चलना गाड़ी स्टार्ट किया। ठीक है, हनुमान मंदिर से गाड़ी चलना स्टार्ट किया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाड़ी के छोड़िए, एक लड़की यहाँ से दौड़ना स्टार्ट की। ठीक है, गर्ल्स, लड़की को एग्जाम्पल में लेते हैं, थोड़ा समझ में ज्यादा आएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है ना, चलिए यहाँ से दौड़ना स्टार्ट, इसका मोशन का आप स्टडी करना चाहते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि ये है आपका गांधी मैदान। ठीक है ना, यहाँ आपका गांधी मैदान है, यहाँ से यहाँ तक के दौड़ के जा रही है, इसका मोशन का आप स्टडी करना है आपको। तो इसका मोशन का स्टडी करने का मतलब क्या है, इसका दूरी मेजर करना, वेलोसिटी से मेजर करना। तो सबसे पहले तो इसका डिस्टेंस मेजर करना है। तो डिस्टेंस आपको पता है आपसे डायरेक्ट ऐसा ही पूछे कि पटना कितना दूर है, तो आपको माइंड में आएगा पटना अलग अलग जगह से अलग अलग दूर है। कहाँ से पूछ रहे हैं कि पटना कितना दूर है। ठीक है ना, बात आता है माइंड में कहाँ से जो आप पूछ रहे हैं वही कहलाता है रिफरेंस। वही क्या कहलाता है आपका रिफरेंस। भाई किसके रिस्पेक्ट में बताए कि पटना कितना दूर है, आप जिसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं वो आपके लिए क्या हो गया, आपका रिफरेंस लाइन हो गया, रिफरेंस पॉइंट हो गया, रिफरेंस फ्रेम हो गया। ठीक है, तो हर मोशन या हर घटना का स्टडी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक फ्रेम का सिलेक्शन करते हैं। एक फ्रेम का क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। फ्रेम अपने मन से सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए मंदिर का जहां पर एक कॉर्नर है, वहां पर से हम मेजरमेंट करना इसका स्टार्ट किए, इसका दूरी को बताना स्टार्ट किए। या अभी यहाँ पे खड़ी है, मान लीजिए एक्स, कुछ देर बाद आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया आपका वाई, तो कहाँ से बता रहे हैं, यहाँ से।
और इधर अगर बढ़ती है, इधर अगर चलती है, इधर मुड़ जाती है, इधर मुड़ जाती है, तो इधर वाई की तरफ भी चलने लगेगी, इधर एक्स इधर वाई। ये जो आपने रीजन बनाया इसका स्टडी करने के लिए, ऑरिजिन कहाँ रखा, यहाँ पर रहेगी तो क्या रहेगी, 0 0 चलेगी दोनों तरफ, न ये चली है न इन्हें चली है, यहाँ पर रहेगी पॉइंट तब 0 0 चली है, यहाँ पर रहेगी तो 0 0 चली। ठीक है, ये अपने मन से हम लोग बनाते हैं इस घटना को स्टडी करने के लिए, अपने मन से हम लोग बनाते हैं इस घटना को स्टडी करने के लिए। ये आप कहीं भी बना सकते हैं, आपके माइंड के ऊपर है, आप कहीं भी ऑरिजिन को ले जा करके रख सकते हैं, आपको बस दूरी बताना है, इसका मोशन का स्टडी करना। ये जो हम लोग जगह अपने मन से डिसाइड किए, एक्स वाई फ्रेम डिसाइड किए, यही कहला जाता है आपका स्पेस। यही क्या कहला जाता है आपका, एक्स वाई एंड जेड तीनों मिल करके कहलाता है आपका क्या, स्पेस। अब ये हमारा फ्रेम बन गया। अब इसके अंदर में जितने भी जगह खाली हैं, इसके अंदर में जितने भी जगह खाली एक्स वाई जेड तीनों फ्रेम हम लोग बना लिए। अब इसके अंदर में कोई पॉइंट यहाँ है, कोई पॉइंट यहाँ है, कोई पॉइंट यहाँ है, कोई पॉइंट यहाँ है, तो सबका हम लोग लोकेशन बता सकते हैं। और इसके अंदर में जितने भी जगह है जिसका लोकेशन हम लोग बता सकते हैं, सब कहलाते हैं आपका स्पेस। तो स्पेस आपको स्टडी करने के लिए हम लोग के द्वारा ज्योमेट्रिकल रीजन है, हम लोग के द्वारा डिफाइन किया गया ज्योमेट्रिकल रीजन है, ठीक है ना, जिसको हम लोग स्पेस बोलते हैं। स्पेस आपके सिलेक्शन पर डिपेंड करता है कि घटना का स्टडी कहाँ पे करना है, आप वहां पर फ्रेम कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। स्पेस हम लोग को खुद बनाना पड़ता है, बना हुआ स्पेस तो रहता है या नोन डेटा रहता है, उसको हम लोग नोन के रूप में अपने से सेलेक्ट करते हैं कि माने ऑरिजिन यहाँ है, एक्स इधर है, एक्स इधर पॉजिटिव, एक्स इधर निगेटिव, वाई इधर पॉजिटिव, वाई इधर निगेटिव। तो ये सब जब हम लोग बना लेते हैं तो ये आपका नोन क्या कहला जाता है, आपका नोन वैल्यू जिसके रीजन में आता है वो स्पेस कहलाता है, ठीक है ना। स्पेस इज ए ज्योमेट्रिकल रीजन इन विच स्टडी ऑफ बॉडी इज इन्वॉल्व। जिस रीजन के अंदर में हम लोग बॉडी का स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं स्पेस। तो स्पेस आपको सगरो तो स्पेस से दिख रहा आंख से, ठीक है, लेकिन सगरो स्टडी आप नहीं ना कर रहे हैं। आप जहां पर स्टडी करने के लिए ऑरिजिन मान लिए, एक्स मान लिए, वाई मान लिए, जेड मान लिए, वो आपके लिए बन गया वो जगह स्पेस। अब उसमें जो भी गाड़ी वगैरह चलेगा आप उसका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब उसका एक्स की तरफ कितना चला, वाई की तरफ कितना चला, जेड की तरफ कितना चला बता सकते हैं। तो आपके लिए वो क्या है, स्पेस, ठीक है ना। चलिए एक नोट देखते हैं। द रेफरेंस पॉइंट ऑफ ए स्पेस इज कॉल्ड ऑरिजिन। हाँ, द रेफरेंस पॉइंट ऑफ ए स्पेस इज कॉल्ड ऑरिजिन। अब अभी बताए कि रेफरेंस का होता है जी, जिसके रिस्पेक्ट में आप दूरी बता रहे हैं वो रेफरेंस कहलाता है। और ये आप स्पेस का जो आप सिलेक्शन किए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का, इसका जो रेफरेंस पॉइंट है, कहां से मेजरमेंट स्टार्ट होता है, 0 0 से, 0 0 0 से। यही रेफरेंस पॉइंट आपका जो आपका रेफरेंस पॉइंट है जहां से आप मेजरमेंट कर रहे हैं वो कहलाता है इस स्पेस का, हमारे द्वारा सेलेक्ट किया गया स्पेस का ऑरिजिन। हमारे द्वारा सेलेक्ट किया गया स्पेस का ऑरिजिन कहाँ है, पटना के हनुमान मंदिर का एक कॉर्नर है, ठीक है, वहां पर से है, तो आपका ऑरिजिन कहला गया। आपके मन के ऊपर है, आप एक्सिस इधर भी सेलेक्ट कर सकते थे, वहां से दूरी बताते हैं इसका, आपके मन के ऊपर है, ठीक है। तो लेकिन एक बार सिलेक्शन हो गया तो उसका ऑरिजिन बन जाता है आपके हिसाब से, और वहीं से सब मेजरमेंट होगा, ठीक है ना। द रेफरेंस पॉइंट ऑफ ए स्पेस इज कॉल्ड ऑरिजिन एंड सेट ऑफ मेजरमेंट आइदर लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। और यहाँ पर जो मेजरमेंट हम लोग करने लगते हैं वो सब क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट। फिर मान लीजिए कि लड़की यहाँ से चल के यहाँ आ गई, यहाँ एक्स तरफ एक्स चली और वाई तरफ वाई चली, ये जो इसका एक्स और वाई है कहला जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। आई होप आपको स्पेस समझ में आया होगा, इसका ऑरिजिन समझ में आएगा, इसका कोऑर्डिनेट। और स्पेस हम लोग बनाते हैं किसी चीज का लोकेशन बताने के लिए, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपका बोध गया के टेम्पल का लोकेशन बताना है अपने मैप पे, अपने डायग्राम पे या अपने कॉपी पे, तो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में बताइएगा ना, उसके लिए आपका ऑरिजिन सेलेक्ट करना होगा। ऑरिजिन मान लिए कि गया गांधी मैदान सेलेक्ट कर लिए, वहां से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचना होगा, तब पता करके बताना होगा कि मंदिर कहाँ पर है, एक्स की तरफ कितना चला पड़ा, वाई की तरफ कितना चला पड़ा, और तब जाकर के मंदिर पर पहुंचे। तो किसी पॉइंट के अननोन जगह पर खड़ा है, उसको नोन के रूप में लोकेट करने के लिए हम लोग बनाते हैं स्पेस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी के लिए, सारे के सारे साइंस के मैकेनिक्स में भी, ठीक है ना, आप फिजिक्स पढ़िएगा उधर सारे के सारे मोशन का स्टडी वगैरह होता है, तो इसमें मेन काम होते रहता है अपना फ्रेम के अंदर में, अपना स्पेस के अंदर में किसी ना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका, स्पेस खत्म हो गया, अगला टॉपिक है आपका मास। व्हाट इज मास, सब बेसिक टर्म बता रहे हैं अभी।
जो पूछता है आपको डिफिनेशन के रूप में, मास क्या होता है, व्हाट इज द मास, मास क्या होता है, आपके माइंड में क्या आइडिया आता है मास क्या होता है? ठीक है, जनरली मास किसी बॉडी का प्रॉपर्टी होता है, मास किसी बॉडी का प्रॉपर्टी होता है, किसी बॉडी का वो प्रॉपर्टी जो उसके ट्रांसलेशनल मोशन को, ट्रांसलेशनल मतलब देखिएगा दो तरह का मोशन, अभी हम बात करते हैं, इसको हम इधर भगाना चाहते हैं, ठीक है ना, इसको इधर भगाने का आप कोशिश करिएगा एक लीनियर डायरेक्शन में, एक खास स्ट्रेट लाइन की तरफ इसको चलाने का कोशिश करिएगा तो ये हमको रोकने का कोशिश करेगा, ये हमको क्या करने की कोशिश करेगा, रोकने का। ऐसे नहीं आप कि कोई हल्का सा भी आया उसको फूंक दिया तो ये भाग गया उधर, इसको चलाने के लिए इधर फोर्स लगाना पड़ता है। तो फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है, बल क्यों लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि हमको रोक रहा है बॉडी, और बड़ा बॉडी लीजिएगा तो और रोकेगा, ठीक है ना। और किस मोशन के लिए, इधर स्ट्रेट लाइन में सीधा रेखा में चलाने के मोशन के लिए, सीधा रेखा में चलाने के मोशन के लिए हमको रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है बॉडी की यही प्रॉपर्टी को फिजिकली, ठीक है ना, बॉडी की इसी प्रॉपर्टी को मास कहा जाता है, ठीक है ना। मास रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी अगेंस्ट ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन किसको बोलते हैं, एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा के तरफ कराने के लिए, सीधी रेखा के तरफ मोशन जो कराते हैं ट्रांसलेशन, ये होता है रोटेशनल मोशन, एक ही जगह रहेगा लेकिन खाली घूमेगा, एक ही जगह रहेगा लेकिन खाली घूमेगा, ये होता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन को भी ये रेजिस्ट करता है, ऐसे नहीं कि ऐसे है इसको फूंक देंगे तो ये पूरा नाच घूमने लगेगा, नहीं, आपको घुमाने के लिए भी ताकत लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब है बॉडी में गुण है कि ये घूमना नहीं चाहता है, घूमने से रोकता है। बॉडी की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या बोलते हैं बॉडी की इस प्रॉपर्टी को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो आगे पढ़ने के लिए बोलेगा। मास का दूसरा भाई है वो, ठीक है, लेकिन बॉडी के इस वाला मोशन को रेजिस्ट करने का जो गुण होता है वो कहलाता है आपका मास, ठीक है। चलिए मास का मैथमेटिकल फिजिकल मीनिंग जान लिए कि उसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं, लेकिन इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पर आपका, इसको भाषा में कैसे लिखेंगे हम लोग अपना, द क्वांटिटी ऑफ मैटर, the quantity of matter possessed by the body is called mass, ठीक है ना। the quantity of matter possessed by body is called mass, बॉडी के द्वारा जितना मैटर की क्वांटिटी प्रोवाइड किया जाता है, जितना मैटर की क्वांटिटी आपको दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है आपका, वो कहलाता है आपका मास, ठीक है ना। मास का यूनिट जो होता है, ठीक है ना, यूनिट आगे आपका फिजिक्स 1 में पढ़ाया जाएगा, यूनिट क्या होते हैं, डायमेंशन क्या होते हैं, यूनिट ये सब कैसे बनता है। हालांकि देखिए मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, हर घटना का स्टडी करने के लिए हम लोग फिजिकल क्वांटिटी मतलब घटना का स्टडी करेंगे तो मेजरमेंट कुछ करेंगे, क्या मेजरमेंट करेंगे, उस घटना के पैरामीटर, जैसे मोशन का स्टडी करना है तो डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट करेंगे, इसी तरह इस बॉडी का वजन, इस बॉडी को हम लोग मेजरमेंट करना है, इस बॉडी को मेजरमेंट करना है, इस बॉडी को मेजरमेंट करना है, तो क्या मेजर करेंगे, इसका डायमीटर, इसका वजन, इसका मास, यही सब मेजर करेंगे ना, जो क्वांटिटी मेजर हो रहा है वो कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरह आपका मास भी है फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए हर फिजिकल क्वांटिटी तो मेजर ही होता है, तो पता कैसे चलेगा कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है, तो उसके लिए उसको अलग फिजिकल क्वांटिटी को स्पेशल आइडेंटिफिकेशन, स्पेशल पहचान देने के लिए यूनिट बनाया गया। उसी तरह मास, उसी में से मास का अपना एक यूनिट है किलोग्राम। हालांकि बहुत सारे यूनिट होते हैं लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन में आपको फिजिक्स में डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए आपको देखना है तो अप्लाइड फिजिक्स 1 का हम लोग ग्रुप ए के लिए, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है एंड आपका सीएस कंप्यूटर साइंस है, ग्रुप ए में फर्स्ट ईयर के ग्रुप ए, डिप्लोमा बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर ग्रुप ए में है, उन लोग के लिए वीडियो हम बना रहे हैं फिजिक्स 1 का, ठीक है ना। तो वहां पर डिटेल में बात करेंगे हम, वो वीडियो देख सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पर हम उतना डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि अलग से आपको चैप्टर में पढ़ने के लिए दिया गया है दूसरे सब्जेक्ट में, ठीक है। तो यूनिट है आपका किलोग्राम। क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी है ये, तो ये है आपका स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर हम बताएंगे आगे आपको क्या होता है, ठीक है ना। सिंपल अभी ये बता देते हैं थोड़ा सा। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसको हम लोग अपना जनरल अलजेब्रा का जो नियम है जोड़ का, 4 + 4 8 होता है, 8 + 8 16 होता है, इस सब से जोड़ने पर प्रैक्टिकल से मैच कर जाए, प्रैक्टिकल से उसका रिजल्ट क्या हो जाए, मैच कर जाए, तो इस तरह के क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और जिस क्वांटिटी को हम लोग इस सब से जोड़े, जैसे कि 4 न्यूटन + 4 न्यूटन, 4 न्यूटन इधर से
और 4 न्यूटन इधर से, 4 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन 8 न्यूटन, 8 4 प्लस 4 8 न्यूटन देगा, 4 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन 8 न्यूटन। तो 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस पे, 8 न्यूटन के हिसाब से इसको चलना चाहिए इस बॉडी को। देखने गए तो ये चल ही नहीं रहा है, देखने गए तो ये चल ही नहीं रहा है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, 4 4 न्यूटन का, ये रुका हुआ है। तो मैथ तो बोलता है 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इसको चलना चाहिए, लेकिन वहां देखने गए तो चल ही नहीं रहा है। तो प्रैक्टिकल से मैच नहीं करता है कोई चीज तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं फालतू चीजें। ऐसे ही पढ़ाई करने के लिए हम लोग ठीका नहीं लिए हैं कि सब चीज पढ़ते रहे ऐसे ही, पर हमारा रियल जिंदगी का प्रॉब्लम को सोल्व करे या ना सोल्व करे, गलत सलत रिजल्ट दे रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं फालतू में झूठ मूठ के। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। ये प्रैक्टिकल से मैच नहीं करेगा तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ेंगे। फिर इन लोग को जोड़ने के लिए अलग नियम लगाया जाता है, अलग नियम डेवलप किया गया है। तो जो क्वांटिटी को जोड़ने के लिए स्पेशल नियम की जरूरत पड़ता है, जो हम लोग जोड़ जानते हैं उससे नहीं जुड़ता है, तो ऐसा क्वांटिटी को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन मास को आप सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। मास को 50 केजी में 100 केजी जोड़िएगा 150 केजी आएगा मैथ के अनुसार, और तौलिएगा दोनों को रख करके तो 150 केजी आएगा। ये प्रैक्टिकल से मैच कर जाता है, ठीक है ना। तो मास आपका इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है। द मास ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी बॉडी का मास कांस्टेंट होता है क्योंकि उसका क्वांटिटी होता है, उसको जब तक आप तोड़ करके अलग नहीं करिएगा वो बदलता नहीं है, ठीक है ना। किसी बॉडी का मास चाहे धरती पर रहे, चाहे चंद्रमा पर रहे, चाहे मंगल ग्रह पर रहे, कहीं उसको लेकर चले जाइए, किसी बॉडी का क्वांटिटी अमाउंट उसका बदलता नहीं है, मास उसका बदलता नहीं, ठीक है ना, मास उसका बदलता नहीं। इस पर इतना जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको जस्ट अगला पॉइंट पढ़ना है, वेट। और वेट और मास में अंतर होता है। वेट और मास में द्रव्यमान और भार, हिंदी में सुने होंगे द्रव्यमान और भार, द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। यह है मास, जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है कि किसी भी जगह पे लेकर उसको चले जाइए, किसी बॉडी का द्रव्यमान तब तक नहीं बदलता है जब तक आप उसको में से तोड़ करके बॉडी को अलग अलग नहीं कीजिएगा, सेपरेट नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। तो यह आपका द मास ऑफ ए बॉडी नेवर चेंज्ड अनलेस द बॉडी गेट्स फिजिकली सेपरेटेड। फिजिकली मतलब हम लोग अपने मैनुअली हाथ से तोड़ करके, मशीन से तोड़ करके अलग नहीं करा तब तक आपका किसी बॉडी का मास चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, हो गया आपका मास के बारे में कुछ पॉइंट। आगे हम बात करते हैं अगला पॉइंट आपका वेट के बारे में। वेट क्या होता है किसी बॉडी का, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि हमारा अर्थ, धरती जो है, अर्थ जो है, अपने सेंटर के तरफ सारे चीजों को खींच रहा है, ठीक है ना। ये हम लोग बनाए नहीं हैं, धरती अपने सेंटर केंद्र के तरफ सब चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, हम लोग बनाए नहीं हैं, ये प्रकृति का देन है। और हम लोग नहीं पता हो क्यों खींच रहा है, हम लोग केवल जानते हैं कि इस गुरुत्वाकर्षण एक बल लग रहा है, ठीक है ना, ग्रेविटेशन एक फोर्स लग रहा है। फोर्स हम लोग नहीं बनाए, फोर्स केवल हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है ना। ये नेचर होता है, अर्थ का नेचर है कि सब बॉडी को अपने तरफ, हर मास का नेचर है, ये अर्थ तो बहुत बड़ा है, हर मास का नेचर है कि वो दूसरा मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। और धरती बहुत बड़ा है, ठीक है ना, धरती बड़ा है हम लोग के रिस्पेक्ट में, हम लोग कीड़ा मकोड़ा है उसके सामने, है ही क्या, घर बांस घर पेड़ पौधा ये सब है ही क्या धरती के रिस्पेक्ट में, ये सब छोटा छोटा चीज है। और वो खींचता है उसको अपने तरफ, हाई अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स से सेंटर के तरफ। और हम लोग सब लटकल है, यहाँ पर कोई बैठा हुआ नहीं है। देखिए, इधर का देश वाले, इधर के देश वाले इधर से चिपके हुए हैं, इधर के देश वालों को लगता है कि इधर आसमान है, इधर के देश वालों को लगता है कि इधर आसमान है, नीचे के देश वालों को लगता है कि नीचे आसमान है। आसमान जानते, आसमान सबको यही लगता है कि हमारा आसमान इधर है, उसका आसमान उधर है। सबके लिए ऊंचाई इधर, इसके लिए ऊंचाई इधर है, इसके लिए ऊंचाई इधर है। क्यों? क्योंकि सबको ग्रेविटेशन से सेंटर के तरफ खींचता है। इसको यहां पर वाला को उधर खींच रहा है, यहां पर वाला को इधर खींच रहा है, ठीक है ना। धरती सबको अपने अंदर की तरफ खींच रहा है। कितना से, कितना फोर्स से, कितना फोर्स से खींच रहा है, कितना फोर्स से खींच रहा है आपका, 100 बातें करते हैं। फोर्स से खींच रहा है आपका जो है, उस फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, क्योंकि धरती के द्वारा जितना फोर्स से किसी बॉडी को खींचा जा रहा है उसी को वेट बोलते हैं। याद रखिएगा, वेट एक फोर्स है। कौन फोर्स है? धरती के द्वारा किसी बॉडी पर लगाया जाने वाला फोर्स, ठीक है।
मास फोर्स नहीं है, मास फोर्स नहीं है, ठीक है। वेट एक फोर्स है और ये किसके द्वारा लगाया जाता है, धरती के द्वारा लगाया जाता है, एम इंटू जी। मास एम क्या है पर मास, और यह है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, त्वरण सुने होंगे जी, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ आपका। चलिए, एक फोर्स है, क्या है आपका, फोर्स है। अब फोर्स है तो डायरेक्शन होता है फोर्स का, तो किधर डायरेक्शन, धरती के केंद्र के तरफ। यहां पर किधर है, इधर, यहां पर किधर है, इधर, यहां पर किधर है, इधर, यहां पर किधर है, इधर। हर अलग अलग देश के लिए अलग अलग धरती के अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डायरेक्शन है अलग अलग देश के लिए। हर अलग अलग देश को लगता है कि हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा इधर है, उसका लगता है वर्टिकल हमारा इधर है, इसका वर्टिकल इधर है। सब अलग अलग देश के लिए अलग अलग वर्टिकल है, अलग अलग डायरेक्शन से खींचा जा रहा है सब मास। सब धरती पर पूरा जल, धरती का समंदर का जल सब लटका हुआ है अट्रैक्शन के वजह से, ठीक है। और यही अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग बोलते हैं बॉडी का वेट। अब देखिए, बॉडी का वेट डिपेंड करता है धरती के मास, हम क्या बोले कि हर मास एक दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। इस तरह अर्थ बहुत बड़ा मास है और छोटा छोटा मास को बड़ी कस के खींचता है, बहुत कस के खींचता है, हाई अट्रैक्शन ऑफ फोर्स से खींचता है, ठीक है। लेकिन अब हम बता रहे थे यहाँ पर कि हर मास का ऐसा गुण होता है, हम लोग भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पर हम लोग का अमाउंट उतना स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रांग नहीं होता है कि पता चल पाए, ठीक है ना। तो धरती का देखिए, कोई ही प्लैनेट्स का, कोई ही प्लैनेट्स वगैरह का, स्टार वगैरह का साइज जितना बड़ा उसका अट्रैक्शन भी उतना ही बड़ा, क्योंकि मास जितना ज्यादा उसके अंदर में जो गुण होते हैं उसके खींचने का उतना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास जितने चार्ज वगैरह ये सब है उसका अमाउंट ज्यादा अंदर में रहता है, तो वो और हाई स्ट्रेंथ से खींचता है। जो जितना ज्यादा बड़ा होता है वो उतना ज्यादा स्ट्रेंथ से खींचता है, ठीक है। इसी बेसिस पर क्या होता है कि एक बॉडी को धरती पर लाइए तो धरती को जितना ताकत है उतना से खींचेगा, एक बॉडी को चंद्रमा पर ले जाइए तो चंद्रमा के पास भी ताकत है, वो भी मास है और वो भी खींचता है, लेकिन वो छोटा है इसीलिए इससे कम खींचता है। अब देखिए, हम क्या बात किए थे कि हर मास धरती जिस फोर्स से इसको खींचता है उसको कहलाता है वेट। चंद्रमा पर जाएगा तो चंद्रमा भी खींचेगा, तो चंद्रमा पर चंद्रमा के द्वारा खींचा गया जो फोर्स है वो कहला जाएगा वेट। अब वेट डिपेंड करने लगता है कि मास पर, खींचने वाला मास पर। यहाँ धरती पर खींचने वाला मास धरती है, इसका अमाउंट बड़ा है चंद्रमा के रिस्पेक्ट में, चंद्रमा का मास कम है तो कम फोर्स से खींचता है, कम फोर्स से खींचता है। तो यही मास या हम ही यहाँ पर अगर हम लोग मान लिए कि 55 kg के हैं, 60 kg के हैं, तो वहां पर हम लोग का उतना वजन केजी, हम मास 1 kg के हैं तो 55 kg 60 kg है तो वहां भी 55-60 kg के रहेंगे, लेकिन वहां पर हम लोग का भार कम फील होगा। आप यहाँ पर जितना वजनदार लगते हैं, जितना आप वजन महसूस करते हैं, उतना वजन आप महसूस चंद्रमा पर नहीं कीजिएगा, आप हल्का हल्का फील होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा खींच ही नहीं रहा आपको नीचे की तरफ उतना ताकत से, जितना ताकत से धरती खींच रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि किसी बॉडी का मास 50 kg है तो चंद्रमा पर भी 50 kg, मंगल ग्रह पर भी 50 kg, लेकिन किसी बॉडी का वेट उसको खींचने के ताकत पर डिपेंड करता है, और खींचने का ताकत किस पर डिपेंड करता है, उसके अमाउंट पर, कितना बड़ा है। और धरती बड़ा है तो ज्यादा खींचता है, चंद्रमा छोटा है तो कम खींचता है। इसीलिए एक बॉडी का वेट धरती पर अलग, चंद्रमा पर अलग। चंद्रमा पर 6 गुना कम हो जाता है जी, चंद्रमा पर 6 गुना कम हो जाता है किसी बॉडी का वेट, लेकिन मास नहीं। यही वेट और मास में अंतर है, समझिएगा। अरे चंद्रमा पर तो दूर की बात है, धरती पर ही अलग अलग जगह पर अलग अलग वेट हो जाता है आदमी का, अलग अलग जगह पर अलग अलग एक्सेलरेशन हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू। क्यों? क्योंकि धरती का बनावट जो है वो पोल पर चपटा है जी, और बीच में लेदा है, सेब के तरह से दिखता है, बीच में फैला हुआ है। ये भी, इसके पीछे भी रीजन है कि धरती जब घूमता है तो घूमने के वजह से मास जो है बाहर निकल गए हैं खिंचाव से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बोलते हैं। घूमने के वजह से देखिए, किसी रबर धागा में पत्थर को बांध के कस के घुमाइएगा तो लगता है बाहर की तरफ टूटेगा तो बाहर भागता है। इसी तरह ही घूमने के वजह से क्या हुआ है कि इसके मास निकल के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर आ गए हैं बीच में, और यहाँ पर चपटा हो गया है और यहाँ पर फैल गया, लेदा हो गया, पूरा पेट निकाल लिया है धरती, चपटा हो गया। इसी वजह से क्या होता है, जब मिड वाला हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, जहां पर ये सबसे ज्यादा फैला हुआ है, लेदा हुआ है। और जो पोल जो है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल, ये दोनों पोल होता है। यहाँ पर पोल है, यहाँ पर पोल, यहाँ पर चपटा हो गया, चपटा।
तो धरती का यहाँ पर का रेडियस जो है, यहाँ पर का इक्वेटर के पास का रेडियस बड़ा होता है और पोल के पास का रेडियस छोटा होता है। मान ले इक्वेटर के पास r1 रेडियस है और पोल के पास r2 रेडियस है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग रेडियस होता है। और इसी वजह से देखिए ना, धरती पर ही जी का वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग होता है। जी का फॉर्मूला होता है Gm अपॉन आर का स्क्वायर, कैपिटल Gm अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है ना, कैपिटल जी। ये आर का स्क्वायर में जो आर जो है ना, धरती का रेडियस है, अर्थ का रेडियस है। अब अर्थ का रेडियस जहां पर ज्यादा वहां पर जी का वैल्यू कम। अर्थ का रेडियस कहां पर ज्यादा, देखिए बीच वाला हिस्सा, लद्दाख जो हिस्सा बना बीच में ही, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, और इधर वालों को बोलते हैं पोल। पोल पर, इक्वेटर पर फैल गया है तो रेडियस ज्यादा हो गया है। इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा हो गया है तो जी का वैल्यू क्या हो गया आपका, कम गया। देखिए इक्वेटर पर 9.7 है और पोल पर आपका 9.83 है, ठीक है। सेंटर पर रेडियस क्या होता है, धरती के केंद्र पर चले जाइएगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, धरती के केंद्र पर रेडियस क्या हो जाएगा आपका, धरती के केंद्र पर एक मिनट, यहां पर जी का वैल्यू, धरती के सेंटर पर जी का वैल्यू 0 होता है। ये जो फार्मूला है धरती के बाहरी सरफेस पर, धरती के बाहर जी का वैल्यू बताने वाला फार्मूला। धरती के अंदर में जी का वैल्यू कितना होता है उसके लिए दूसरा फार्मूला आपको ग्रेविटेशन में पढ़ाया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग केंद्र पर जाइएगा तो केंद्र पर जाने के बाद केंद्र के मास क्या हो जाते हैं कि सब बाहर हो जाते हैं, अट्रैक्ट करने वाला अंदर में कोई मास है ही नहीं, तो वहां पर सेंटर पर क्या हो जाता है आपका, जी का वैल्यू 0 हो जाता है। केंद्र पर कोई जा नहीं सकता धरती का, केंद्र पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया आपका, एक बार पढ़ देते हैं आपका पूरा पीपीटी को। वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स, क्या है, एक फोर्स है। कौन सा फोर्स है, विथ विच बॉडी गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, जिसके वजह से बॉडी सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट है। द बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल खिंचाव के वजह से, वो जो धरती जिस अट्रैक्शन से अपने सेंटर की तरफ खींचता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है ना। कुछ नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है वेट को लेकर के। वेट ऑफ ए बॉडी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो फोर्स है, और फोर्स क्या बोले, वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। हाँ, फोर्स का ऐसा यूनिट होता ही क्या है, ऐसा यूनिट हम पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स 1 में, आप लोग पहले से जानते हो कुछ, तो उसके हिसाब से समझिएगा। स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है इसका, वो होता है आपका ऐसा यूनिट जो होता है इसका होता है न्यूटन। न्यूटन क्यों, क्योंकि ये फोर्स है, ठीक है ना। आपका MKS यूनिट होता है इसका केजी, किलोग्राम, ठीक है ना, किलोग्राम वेट। द वेट ऑफ ए बॉडी acts is in the vertically downward direction towards the center of earth। किसी बॉडी का, तो पहले से बात करें, किसी बॉडी का वेट किधर लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली का मतलब क्या बताया अभी, वर्टिकली का मतलब समझिएगा, एक स्फीयर है तो इसके सेंटर से निकलने वाला रेडियस का डायरेक्शन ई है, हर जगह रेडियस निकल रहा है। किसी स्फीयर, धरती के स्फेरिकल मानने के बाद धरती के जो रेडियस निकल रहे हैं, वो आपको पता है कि किसी स्फीयर का रेडियस जहां पर निकलता है वो सरफेस से 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। और ये 90 डिग्री बनाने वाले जितने रेडियस निकल रहे हैं सब 90 डिग्री बनाना चाहिए सरफेस पर, जो चाहे जहां भी हो, सब वर्टिकल कहलाता है। इधर का डायरेक्शन वर्टिकल, यहाँ पर 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 इधर का डायरेक्शन वर्टिकल। वर्टिकल ऊपर हम लोग के लिए है और दूसरा के लिए दूसरा जगह है, इधर वालों के लिए इधर है वर्टिकल, उन लोग को लगता है इधर आसमान है, ठीक है। तो किधर लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब इधर के लिए इधर डाउनवर्ड है, इधर के लिए इधर डाउनवर्ड है, इधर के लिए इधर डाउनवर्ड है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, ठीक है। चलिए अगला नोट पढ़ते हैं। वेट ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन जी, हाँ जी के वैल्यू पर, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देयरफॉर वेट ऑफ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। इसी वजह से जी का वैल्यू अलग अलग जगह, धरती पर जी का वैल्यू आपका 9.8 लगभग एक भरे लेकर के चला जाता है, ठीक है। लेकिन चंद्रमा पर इसका, मून पर इसका वैल्यू जो होता है G/6 हो जाता है। धरती पर जी है तो मून पर हो जाता है G/6, क्यों, क्योंकि छोटा है उसका साइज, अभी बात कर रहे थे हम। इसी वजह से किसी बॉडी का वेट प्लेस टू प्लेस बदलता है लेकिन मास नहीं बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस देख लेते हैं हम थोड़ा सा, बॉडी और डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास।
डिफरेंस बिटवीन, बस 2 मिनट में डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास पढ़ देते हैं, ऐसे तो जान ही गया सब कुछ, ठीक है ना। वेट ऑफ ए बॉडी, देखिए वेट पॉइंट पढ़िएगा सब, ये सब आता है इसीलिए आपको पढ़ा लिखने के लिए आता है। वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विथ विच बॉडी गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ बाय एक्शन ऑफ ग्रेविटेशन। ये वेट का डिफिनेशन हो गया, दोनों का डिफिनेशन में ही अंतर है। द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेटेड बाय द बॉडी इज कॉल्ड मास, दोनों का डिफिनेशन ही अलग अलग है। पहला डिफरेंस। दूसरा, वेट ऑफ ए बॉडी इज वेरी लिखा गया पे, वेरी करता, वेरी, ठीक है ना। वेट ऑफ ए बॉडी इज वेरी लोकेशन टू लोकेशन, वेरी लोकेशन टू लोकेशन, ठीक है। इट इज ए वेक्टर। अब इस मास क्या हो जाएगा, मास इज कांस्टेंट एट एवरी लोकेशन, ठीक है ना, एवरी लोकेशन, ठीक है ना, मास इज कांस्टेंट एट एवरी लोकेशन। अगला देखिएगा, ये हो गया आपका दूसरा, ठीक है। अगला है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हाँ एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको सीधे सीधे जोड़ सकते हैं मैथ से। वेट ऑफ ए बॉडी में बी जीरो, ये जीरो हो सकता है, सेंटर पर अभी देखें कि जीरो हो सकता है, फोर्स है ना, ये केंद्र पर चले जाएगा तो लगेगा ही नहीं। मास ऑफ ए बॉडी इज नेवर जीरो, ये कभी नहीं, हमेशा कांस्टेंट रहता है, जब तक उसको वैसे तोड़ करके अलग नहीं कीजिएगा कुछ। ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, इसका ऐसा यूनिट अलग है, इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम है। वेट इज मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस, वेट को अभी देखिएगा जितना बैलेंसिंग मशीन आता है सब स्प्रिंग बैलेंस मशीन है, वेट मेजर करता है, मास नहीं मेजर करता है। मास ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी बैलेंस, तराजू वगैरह से ऑर्डिनरी जो बैलेंस पहले करते थे मास मेजर करते थे, ठीक है। अब हम लोग क्या मेजर करते हैं, वेट मेजर करता है। स्प्रिंग बैलेंस मशीन जिस पर हम लोग कांटा लगाते हैं, चढ़ते हैं, उसमें स्प्रिंग खींचाता है और वेट को मेजर करता है, फोर्स को मेजर करता है, ठीक है ना। स्प्रिंग फोर्स मेजर करता है, स्प्रिंग फोर्स वेट के बराबर होता है, हो जाता है, तब हम लोग क्या होता है उस पर खड़ा हो जाते हैं, तो स्प्रिंग फोर्स वेट के बराबर होता है। तो स्प्रिंग फोर्स के बेसिस पर हम लोग बताते हैं कि आपका वेट कितना है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका इन दोनों में डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग अपना हाई एनर्जी के साथ, आगे आपका मैकेनिक्स को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू।